नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। यदि आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी सहायता की जाएगी। विशेष आकर्षण के तौर पर जो हम लोग जो है बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, ये दो जो न्यू वैकेंसी आई है उस पर हम लोग जो है विशेष फोकस करते हैं ताकि जो है अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा मिल सके। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और उनको भी फायदा मिल सके। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आती इसको आप डिसलाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएं तो उसमें जो भी कमी रह गई है इस वीडियो की उसको हम जो दूर करने की प्रयास कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है अभी जीएस क्लासेस उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल अभी जीएस ऑफिशियल के माध्यम से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं और जो भी हम पीडीएफ अपलोड करेंगे आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में हम लोग देखे थे किस प्रकार से हम लोग कोशिका में एक एक करके जितने भी कोशिकांग होता है, कोशिका के जो भी पार्ट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। पीछे हम 4 वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से कोशिका में जो है कौन कौन से कोशिकांग होता है और किस कोशिकांग का क्या काम होता है, सब के बारे में हम लोग डिटेल्स हम लोग पढ़े हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखिए ताकि जो है आगे नेक्स्ट वीडियो जो आपको समझ में आ सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है पीछे जो भी वीडियो दिया गया है, आप लोग को पढ़ाया गया है, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन और भी इसके अलावा जो है क्रोमोसोम से संबंधित जो भी डिसऑर्डर देखने को मिलता है मनुष्य में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वीडियो जो है जो सेल पढ़ रहे थे हम लोग कोशिका, उसका जो है ये अंतिम वीडियो है, लास्ट वीडियो है। इसका मतलब ये हो गया कि कोशिका चैप्टर हम लोग जो है पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगे आज का क्लास और आप लोग सही से पढ़िए और इसको जहाँ ज़रूरत पड़े आपको पॉज करके नोट कर सकते हैं या उसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग जो है फोकस करने वाले हैं सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन से क्वेश्चन जो है आपको अधिक देखने को मिलता है। तो आप लोग गौर से सुनिएगा और देखिएगा सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है, किन किन जीवों में किस प्रकार से सेल डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोशिका विभाजन में, तो कोशिका विभाजन में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था। या तो देखने की बात आएगी या तो खोजने की बात आएगी, दोनों आप कह सकते हैं। कहेगा सबसे पहले सेल डिवीजन यानी कोशिका में डिवीजन की क्रिया को किसने देखा था, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था विरचाओ के द्वारा जो है सर्वप्रथम सेल डिवीजन जो है खोजा गया था या देखा गया था। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल डिवीजन का पिता किसे कहा जाता है। देखिए सर्वप्रथम क्या हुआ कि विरचाओ ने इसको देखा था, लेकिन सेल डिवीजन पर जो है विस्तृत रूप से जो है रिसर्च किया गया, किसके द्वारा, वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। और इन्होंने जो है विस्तृत रूप से जो है कोशिका विभाजन का अध्ययन किया और ये जानकारी दी कि कोशिका में किस प्रकार से विभाजन होता है और किन किन तरीकों से विभाजन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। इसलिए फादर ऑफ सेल डिवीजन किसे कहा जाता है, तो वाल्थर फ्लेमिंग को कहा जाता है फादर ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इसलिए आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन को पहली बार किसने देखा था, विरचाओ ने देखा था। तो ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कब देखा था, तो 1855 में। ठीक है, 1855 ईस्वी में इन्होंने देखा था विरचाओ के द्वारा पहली बार। लेकिन फादर ऑफ सेल डिवीजन किसको कहते हैं, तो वाल्थर फ्लेमिंग को कहते हैं। अब कोशिका जब हम विभाजन की बात करते हैं तो कोशिका विभाजन जो है मुख्य रूप से 3 तरीके से होता है। ठीक है, यानी 3 प्रक्रिया के द्वारा जो है कोशिका विभाजन संपन्न होता है। 3 प्रक्रिया कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन को बोलते हैं अमीटोसिस। इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में असूत्री नहीं दे के अमीटोसिस दे देता है, इसलिए आपको इंग्लिश भी याद रखना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो असूत्री विभाजन को कहते हैं अमीटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस और समसूत्री विभाजन को बोलते हैं इसको बोलते हैं मीटोसिस। ये उल्टा थोड़ा लिखा हुआ है, इसको मीटोसिस बोलते हैं, मीटोसिस। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन हो गया आपका मीटोसिस, अर्धसूत्री हो गया मियोसिस और असूत्री हो गया अमीटोसिस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो है आपको जो है सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। चलिए एक एक करके हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे असूत्री विभाजन।
असूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं ओमिटोसिस। असूत्री विभाजन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलता है। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो आप पीछे जाकर वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। जितने भी वीडियो बायोलॉजी का भी हम कवर किए हैं पीछे, उस सभी का हम लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे और आप वहाँ जाकर जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो असूत्री विभाजन जो होता है, ओमिटोसिस जो होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो कौन कौन से होते हैं, देखिए मुख्य रूप से इसमें देखा जाए तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और उसमें होता क्या है कि बेसिकली केंद्रक जो है अविकसित होता है, ठीक है, केंद्रक अविकसित होता है और भी बहुत सारा कोशिकांग होता है जो उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो किन किन जीवों में असूत्री विभाजन देखने को मिलता है, तो आप लोग जो है फेमस एक है अमीबा, उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो अमीबा में भी असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। इसके अलावा जीवाणु में, कवक में, शैवाल में, प्रोटोजोआ में और भी बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें जो है असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अब असूत्री विभाजन में किस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है, ये स्टेप आप इस फोटो के माध्यम से आप स्टेप देख सकते हैं कि कितने स्टेप में या किस प्रकार से जो है कोशिका का विभाजन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये कोशिका है, अब क्या होगा, ये बीच से पचक गया, यहाँ पर देखिए ऐसे बीच से ये क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर गड्ढा हो गया, ये गड्ढा हो गया थोड़ा सा। अब क्या होगा, ये गड्ढा धीरे धीरे बड़ा हो गया, ये गड्ढा धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा होते होते क्या हो गया, यहाँ पर सबसे पहले देखिए केंद्रक दो भागों में बट गया और फाइनली क्या होता है, कोशिका दो भागों में बट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से असूत्री विभाजन में एक कोशिका यानी एक सेल जो है टूटकर दो सेलों में विभक्त हो जाता है। मतलब एक जो है मदर सेल बटकर दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है असूत्री विभाजन में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा असूत्री विभाजन कैसे होता है और किन जीवों में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक जीव में होता है और जो भी एक कोशिकीय जीव होता है उनमें ये देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विषाणु में किस प्रकार से सेल डिवीजन होता है। तो आपको हम बता दें कि पहले भी हम बता चुके हैं कि विषाणु में कोशिका होता ही नहीं है, तो सेल डिवीजन कैसे होगा, क्योंकि विषाणु जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, डीएनए का बना होता है, एनए और आरएनए का बना होता है। तो उसमें जो है सेल होता ही नहीं है, कोशिका होता ही नहीं है, तो उसमें विभाजन किस प्रकार से होगा। क्योंकि आपको फंसाने के लिए कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि विषाणु में किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, और यही तीनों ऑप्शन रहेगा, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। अगर आप गौर नहीं करिएगा तो मार के क्या आइएगा, असूत्री विभाजन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता रहता है कि विषाणु जो होता है एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोशिका से बना ही नहीं है, ये कोशिका सिद्धांत का पालन वायरस के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को बोलते हैं मीटोसिस बोलते हैं। ये जो होता है केवल कायिक कोशिका में होता है। ये समसूत्री विभाजन जो होता है केवल कायिक कोशिका, जिसको हम लोग सोमेटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल। अब ये सोमेटिक सेल होता क्या है, देखिए मनुष्य के शरीर में जो है बहुत प्रकार की कोशिका देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कोशिका होती है जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका। तो जनन कोशिका को अगर हटा दीजिए शरीर से, जनन कोशिका को हटा दीजिए, जितना भी बाकी कोशिका बच गया उस कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल बोलते हैं, और इसको हम लोग कायिक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। यानी सीधा सीधा आपको याद रखना पड़ेगा कि कायिक कोशिकाओं में ही समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। और कायिक कोशिका किसको कहेंगे, तो जनन कोशिका को छोड़कर बाकी जो भी कोशिका बचा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका बोलेंगे, सोमेटिक सेल बोलेंगे। अब इसमें भी क्या होता है कि एक मदर सेल से दो जो है डॉटर सेल का निर्माण होता है, ठीक है। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। लेकिन अब देखने को ये मिलेगा, क्योंकि सिंपल सा अभी हम लोग देखे हैं कि असूत्री विभाजन में कोशिका जो है बीच से पचकता है और धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो केंद्रक है दो भागों में बंट जाता है और बाद में जाकर दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। लेकिन अब ये तो सिंपल स्टेप था असूत्री विभाजन का, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप आ जाता है समसूत्री विभाजन का। समसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन जब होता है तो ये 5 प्रक्रिया में जाकर संपन्न होता है, यानी 5 स्टेज, यानी 5 स्टेज में जाकर ये कंप्लीट होता है। और ये पांचों स्टेज आपको याद करना पड़ेगा। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे बड़ा स्टेज कौन है और सबसे छोटा स्टेज कौन है, तो ये 2 क्वेश्चन वहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम पाँचों स्टेप याद करने की कोशिश करेंगे कि समसूत्री विभाजन जो है कौन कौन स्टेप से होकर गुजरता है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिएगा इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ठीक है। तो ये जो आपको 5 फेज दिख रहा है, ये 5 फेज
के माध्यम से जो है समसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है, ठीक है। और आगे है जब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, वो भी जो है आपको इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर असूत्री देख लिए, अब हम देखेंगे कि अभी समसूत्री देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे। और ये तीनों विभाजन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कोशिका विभाजन आपका जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब चैलेंज ये बात है कि हम इसको याद कैसे करें, कि सभी स्टेज जो है किस प्रकार से, और स्टेज कैसे याद करना है, तो सीरीज में याद करना, कौन पहले होता है कौन बाद में होता है। ये नहीं कि जहीं याद करिएगा फिर दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम याद करने का आपको एक ट्रिक हम बनाएं, आपको पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, सुनिएगा। देखिए आई से आप याद रखिएगा इंडियन, आई से इंडियन, पी से पार्टी, पी से पार्टी, ठीक है। ये दो वर्ड आपको याद रखना है, बाद में की खेला खत्म। देखिए क्या होता है कि आपको पांचों स्टेज याद रखना है। तो पहला याद रखिएगा आई पी, आई से हो गया इंडियन, पी से हो गया पार्टी। तो इंडियन पार्टी में, एम ई में से हो गया मेटाफेस। देखिए आई से हो गया इंटरफेस, आई से क्या हो जाएगा इंटरफेस हो जाएगा, और पी से हो जाएगा प्रोफेस, इंटरफेस प्रोफेस, उसके बाद मेटाफेस। इंडियन पार्टी में आना, टी पिलाएंगे, क्या पिलाएंगे टी पिलाएंगे, यानी चाय पिलाएंगे। इंडियन पार्टी होता है उसमें आइए आपको क्या पिलाएंगे टी पिलाएंगे। ये याद रखने का तरीका है, आप पूरी तरीके से याद हो जाएगा एक ही बार में। तो इंडियन पार्टी में, एम ई में से हो गया मेटाफेस, आना ए एन ए, आना से हो गया एनाफेस, और टी से हो गया टेलोफेस। ये 5 स्टेज जो है आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इंडियन पार्टी में आना, टी पिलाएंगे, बस कुछ नहीं है, बस एक बार ये लाइन याद करिए और पूरी जो है समसूत्री विभाजन हो गया या अर्धसूत्री विभाजन हो गया, उन सभी का जो है 5 स्टेज आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। इंडियन पार्टी में आना, टी पिलाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरफेस। इंटरफेस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतरावस्था, इंटरफेस अंतरावस्था। इसमें क्या होता है कि डीएनए का निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है और क्रोमोसोम का विभाजन स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्रोमोसोम का विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं। जब क्रोमोसोम का जो विभाजन प्रोसेस स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। क्रोमोसोम जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोशिका विभाजन के दौरान, ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम का विभाजन जब होता है तो उस क्रोमोसोम के विभाजन की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। 2-3 बार इसको आप पढ़िए, याद हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में डीएनए का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और क्रोमोसोम का विभाजन की प्रक्रिया भी प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर 2 काम आपको देखने को मिलता है इस अवस्था में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अवस्था। नेक्स्ट अवस्था कौन सी है, तो प्रोफेज। ये जो है सबसे बड़ी अवस्था होती है। जितने भी आप अर्धसूत्री विभाजन देखिए या समसूत्री विभाजन देखिए, उन दोनों में सबसे बड़ी अवस्था आपको प्रोफेज देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। यानी जैसे कि आप देख रहे थे उस समय कि असूत्री विभाजन में किस प्रकार से जो है कोशिका जो बीच से चिपटी हो जाती है, फिर धीरे धीरे जो है केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद जो है 2 कोशिका में बट जाता है। तो केंद्रक का विभाजन जो होता है समसूत्री विभाजन में, वो प्रोफेज अवस्था में जो है कंप्लीटली यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। केंद्रक का विभाजन यहाँ से स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि देखिए केंद्रक जो है एक ही बार में डिवाइड नहीं होता है, इन स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करके जो है केंद्रक का विभाजन होगा। लेकिन विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कहाँ से, प्रोफेज अवस्था से, ठीक है। तो याद रखना आपको कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, तो प्रोफेज होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेटाफेज। मेटाफेज जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यावस्था। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखें अभी कि प्रोफेज अवस्था में केंद्रक का बंटवारा होना शुरू हो जाता है। तो केंद्रक जब टूटेगा तो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, वो भी टूट जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि जब मेटाफेज अवस्था आ जाता है तो केंद्रक झिल्ली जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि केंद्रक का डिवीजन होने लगता है और वहाँ से केंद्रक झिल्ली टूट जाती है, पूरी तरीके से टूट जाती है। तो मेटाफेज में कुछ नहीं होता है, ये एक ही याद रखना आपको, केंद्रक झिल्ली यहाँ से समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं एनाफेज। देखिए एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज जो होती है सबसे छोटी अवस्था होती है। आपको 2 याद रखना है, एक हो गया प्रोफेज, दूसरा हो गया एनाफेज। प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे बड़ी अवस्था होती है, और एनाफेज जो होती है सबसे छोटी होती है। तो प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज और एनाफेज, ये 2 आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, गुणसूत्र का विभाजन पूर्ण हो जाता है। जो गुणसूत्र का विभाजन की प्रक्रिया आप लोग देखे थे कि इंटरफेज में प्रारंभ होता है गुणसूत्र का विभाजन और आकर एनाफेज में ये प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेलोफेज। टेलोफेज इसको बोलते हैं हम लोग अंत्यावस्था।
टेलोफेज में क्या होता है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये 5वां अवस्था है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अवस्था में जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जितने भी कोशिकांग कोशिका के अंदर होते हैं वो सभी टूटकर और एक कंप्लीट कोशिका जब निर्माण हो जाता है तो उसमें जो है ये पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसका भी विभाजन हुआ होगा, तो जाकर जब 2 डॉटर सेल बनेगा तो दोनों में भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया पूर्णतः विकसित हो जाता है। ठीक है, तो विभाजन हो जाता है, उसके बाद पूर्णतः ये विकसित हो जाता है। जिस कोशिका में ये जाता है उस कोशिका में जो है पूर्ण रूपेण विकसित हो जाता है। ये किस अवस्था में? टेलोफेज अवस्था में। ठीक है, तो आपको 5 अवस्था के बारे में आपको पता चल गया होगा। किस प्रकार से इसका नाम याद रखना वो भी आप जान गए, और किस प्रकार से जो है कोशिका की विभाजन की प्रक्रिया समाप्त होती है वो भी आप लोग देख लिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में अगर टूट फूट हो जाती है तो किस प्रकार से कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। मान लीजिए हमारे शरीर में भी देखते होंगे कि कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिका मर जाती है, तो मर जाने उसके बाद क्या होता है, नया कोशिका बनना है, या कोशिका कुछ डैमेज हो गया तो उसको मरम्मत कौन करेगा, तो यही समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है उसका मरम्मत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अब मनुष्य में जब कोशिका का विभाजन होता है तो लगभग 24 आवर्स लग जाता है एक कोशिका को डिवाइड करने में। ठीक है, एक कोशिका का विभाजन होने में कितना 24 आवर्स का समय लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 प्रक्रिया आप लोग देख लिए होंगे। कोशिका विभाजन जो है एक आप लोग देख लिए असूत्री विभाजन, दूसरा देख लिए समसूत्री विभाजन, तीसरा हम लोग देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो अर्धसूत्री जो विभाजन होती है उसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। मियोसिस जो होती है केवल जनन कोशिका में होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम पढ़े समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होती है वो सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो होती है जनन कोशिका में देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। लफड़ा ये हो जाता है कि आप 2 कोशिका विभाजन देखे हैं, एक देखें आप लोग जो है समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा देखें असूत्री कोशिका विभाजन। ये दोनों कोशिका विभाजन में जब विभाजन होता था तो मदर में, या बोल सकते हैं कि जो भी पेरेंट सेल होता है उसमें जितना क्रोमोसोम होता है उतना ही क्रोमोसोम जो है वो डॉटर में भी यानी संतान में भी जो है उतना ही क्रोमोसोम चला जाता था। लेकिन अब दिक्कत आती है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में थोड़ा सा लोचा आ जाता है, ये कि जब कोशिका का विभाजन होगा तो क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाएगा। मान लीजिए अगर 40 क्रोमोसोम है मदर में, या इसको बोलते हैं कि पेरेंट सेल में अगर 40 क्रोमोसोम है तो बच्चे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी आधा आधा हो जाता है, यानी आधा आधा क्रोमोसोम की संख्या देखने को मिलती है। ये इसमें समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस विभाजन की प्रक्रिया में क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा कि 2 कोशिका विभाजन जब हम लोग देखे हैं कि असूत्री और समसूत्री, उसमें क्या होता था कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता था। लेकिन यहाँ पर जो है एक और एक्स्ट्रा मामला इसमें आ जाता है कि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अर्धसूत्री विभाजन में एक मदर सेल अगर टूटता है, या कह सकते हैं कि एक कोशिका में विभाजन होता है तो उसे 4 कोशिका बनता है। ठीक है, बहुत ही एक एक्सेप्शन एक तरह से हो गया ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इसमें भी देखिएगा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, सबसे बड़ी अवस्था होती है प्रोफेज और सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। ठीक है, तो पूरी तरीके से आप लोग जो है देख लिए किस प्रकार से सेल डिवीजन होता है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन देखने को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ डिसऑर्डर देख लेते हैं कि गुणसूत्र के आधारित कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलता है मनुष्य में, उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है उससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है केवल स्त्री में होता है, महिलाओं में देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली आप लोग देखे होंगे गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। लेकिन जिस महिला में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है उसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र की संख्या जो है घट जाती है, और गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है 46 हो जाती है। इसमें होता क्या है, तो जो एक्स गुणसूत्र होता है, एक एक्स गुणसूत्र जो है वो मिसिंग हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से जो है स्त्रियां क्या होती है, बांझ हो जाती है, मतलब वो स्त्री जो है भविष्य में कभी भी बच्चा नहीं दे सकती है।
जिस स्त्री में जो है टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है, ये बीमारी आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, इसका इलाज संभव नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। जिस स्त्री के पास ये बीमारी हो जाता है वो आजीवन जो है वो बांझपन हो जाती है, और ये लाइलाज बीमारी है, और इसको हम आनुवांशिक बीमारी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर जो है वो 45 हो जाती है, 46 से 45 हो जाती है। और कौन सा क्रोमोसोम इसमें मिसिंग होता है, तो एक्स क्रोमोसोम इसमें क्या होता है, मिसिंग होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये जो है केवल पुरुष में देखने को मिलता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है केवल पुरुषों में आपको देखने को मिलता है। इसके चलते जो होता है पुरुष में जो है बांझपन देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम घट गया था, लेकिन क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम जो है बढ़ जाता है। अभी कौन सा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है एक्स। अब इसमें क्या होता है कि पुरुष जो है बांझ हो जाता है, मतलब पुरुष के अंदर जो है ऐसी क्षमता नहीं होती है कि वो जो है बच्चा उत्पन्न कर सके, मतलब बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता खो देता है कोई भी पुरुष। किस बीमारी में, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में। ये सिंड्रोम ऐसा है कि अनुवांशिक है, ये जन्मजात होता है कि माता पिता से ही आता है। अगर किसी के माता पिता में है तो बच्चा में आ सकता है, ये एक तरह से कह सकते हैं अनुवांशिक बीमारी है, और ये क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चा में होगा, किसी किसी बच्चे में ये हो जाती है, ठीक है, ये संभावना बहुत ही कम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दो आप लोग देख लिए, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अब हम तीसरा हम बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, ठीक है। तो देखिए एक में घटा 45, फिर बाद बाकी सब में 47 आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो होता है कि मेल और फीमेल दोनों में होता है। डाउन सिंड्रोम जो बीमारी है वो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ये बकलोलिया के देखिए, ये बकलोल के देखिए, ये दोनों के अंदर कौन सा बीमारी है, डाउन सिंड्रोम बीमारी है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम होने के बाद क्या हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है, ठीक है। इसका देखिए दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, इसका भी ये कहीं और खो गई है, कहीं और सोच रही है ये। चलिए, तो ये मंदबुद्धि हो जाती है। अब ये क्या होता है कि इसको मंगोलिज्म बीमारी कहते हैं, मंगोलिज्म, क्योंकि मंगोलिया क्षेत्र में जो पहली बार बीमारी की उत्पत्ति देखने को मिला था, इसलिए इसको हम लोग मंगोलिज्म बीमारी भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आँख का जो मतलब देखने की क्षमता होती है वो घट जाती है, यानी आँख टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जीभ हल्का सा मोटा हो जाता है, जिससे आवाज़ में भारीपन आने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 21वां जो 21 क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा जो होता है, यानी कह सकते हैं उसका जो है जीरोक्स जो है यानी फोटोकॉपी कर लेता है। 21वां जो क्रोमोसोम यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 21वां क्रोमोसोम यहाँ पर 21वां क्रोमोसोम वो एक्स्ट्रा हो जाता है, कॉपी हो जाता है, इसलिए जो है डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र में वृद्धि के कारण जो है डाउन सिंड्रोम होता है। तो याद रखिएगा 21वां जो मनुष्य में 21 यानी 21वां क्रोमोसोम होता है उसमें वृद्धि हो जाता है, यानी कॉपी कर लेता है, फोटोकॉपी जीरोक्स कर लेता है, जिसके चलते जो है डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो डाउन सिंड्रोम पूछेगा मेल में होता है कि फीमेल में, तो दोनों में होता है, ठीक है। चलिए एक और हम बात करते हैं कि पटाव सिंड्रोम। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये सब पूछता है बार बार, आप लोग को पूरी तरीके से याद रखना पड़ेगा। ये भी जो है मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। इसमें भी क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, और इसमें भी मंदबुद्धि, नेत्र रोग, ओठ जो लिप्स होता है वो कट जाता है, और तालू में दरार आने लगता है। और इसमें देखा जाए कि क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 13 क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा एक कॉपी बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 13 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें एक वृद्धि हो जाती है, जिसके चलते पटाव सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आप लोग देख लिए थे। देखिए अभी फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। देखिए टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या 45 हो जाती है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 हो जाती है, और डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाती है। तो डाउन सिंड्रोम में जो है 21 गुणसूत्र जो है एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि जीरोक्स कर लेता है, फोटोकॉपी कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पटाव सिंड्रोम में, तो यहाँ पर 13वां जो 13th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिलता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो एक देख रहे हैं अगर यहाँ पर फीमेल में होगा तो XX प्लस 13 जो है अपने आप को जीरोक्स कर लेगा, अगर मेल में देखेंगे तो XY होता है, तो XY और वो क्या करेगा 13 क्रोमोसोम जो है वो अपने आप में क्या कर लेगा, एक जीरोक्स कर लेगा। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग जो है बेसिकली 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से कोशिका का विभाजन होगा, और गुणसूत्र में जो भी डिसऑर्डर देखने को मिलता है वो डिसऑर्डर की हम बात किए, किस प्रकार से कौन सा गुणसूत्र बढ़ जाता है जिसके कारण जो है बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो जो है पॉज करके आप जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहिए और अच्छा व्यवहार रखिए।
ताकि जो आपको पढ़ाई में फोकस हो सके, क्योंकि फोकस होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तब तक आप लोग जो है पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है अपने फोकस को बरकरार रखिए, और बरकरार कब रखिएगा, जब आपके दिमाग में कोई गलत चीज़ ना आए। ताकि होता क्या कि आप आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहिएगा, तब दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आएगी, यानी डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी तरीके से समझ आ गया होगा, और अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।